मैं पंकज कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड, गांधी महाविद्यालय उरई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के 28वें वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम अध्याय 17 नवीन राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के माध्यम से सभी क्षेत्रों में गुणवत्ता युक्त अकादमिक अनुसंधान को प्रेरित करना, कैटलाइजिंग क्वालिटी एकेडमिक रिसर्च इन ऑल फील्ड थ्रू ए न्यू नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का अध्ययन करेंगे। अध्याय 17 का पहला बिंदु एक बड़ी और जीवंत अर्थव्यवस्था को विकसित करने के और बनाए रखने में ज्ञान सृजन और अनुसंधान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिससे समाज का उत्थान होता है और लगातार राष्ट्र को और भी अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने में इससे प्रेरणा मिलती है। निस्संदेह पूरे इतिहास में सबसे समृद्ध सभ्यताओं जैसे भारत, मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन और ग्रीस से लेकर आधुनिक सभ्यताओं जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, इजराइल, दक्षिण कोरिया और जापान तक ऐसे समाज थे और हैं जिन्होंने अपनी बौद्धिक और भौतिक संपदा को मुख्यतः नए ज्ञान के लिए प्रख्यात एवं आधारभूत योगदान द्वारा प्राप्त किया है। जैसे विज्ञान के साथ साथ कला, भाषा और संस्कृति के क्षेत्र में, जिसमें न केवल अपनी सभ्यताओं को बल्कि दुनिया भर की सभ्यताओं को परिष्कृत और उन्नत बनाया है। अध्याय 17 का दूसरा बिंदु अनुसंधान का एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र आज दुनिया में तेजी से होने वाले परिवर्तनों के साथ शायद पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। उदाहरण के लिए जलवायु परिवर्तन, जनसांख्यिकीय गतिशीलता और प्रबंधन, जैव प्रौद्योगिकी, एक डिजिटल बाजार का विस्तार, मशीन लर्निंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आदि इस तरह के परिवर्तन हैं। यदि भारत को इन विषम क्षेत्रों में एक नेतृत्वकर्ता बनना है और वास्तव में अपने विशाल प्रतिभा पूल को फिर से एक प्रमुख ज्ञान समाज बनने की क्षमता प्राप्त कराना है, तो आने वाले वर्षों और दशकों में राष्ट्र को अपनी अनुसंधान क्षमताओं, संभावनाओं को सभी विषयों, डिसिप्लिन्स में उत्पादन के साथ एक महत्वपूर्ण विस्तार की आवश्यकता होगी। आज किसी भी राष्ट्र के आर्थिक, बौद्धिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और प्रौद्योगिकी विकास के लिए शोध का महत्व पहले से कहीं अधिक है। अध्याय 17 का तीसरा बिंदु इस पक्ष में इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद भारत में वर्तमान समय में अनुसंधान और नवाचार निवेश संयुक्त राज्य अमेरिका में 2.8%, इजराइल में 4.3% और दक्षिण कोरिया में 4.2% की तुलना में जीडीपी का केवल 0.69% है। अध्याय 17 का चौथा बिंदु आज भारत को सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है, जैसे कि अपने सभी नागरिकों के लिए पीने के पानी की स्वच्छता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, बेहतर परिवहन गुणवत्ता, वायु, बिजली और बुनियादी चीज़ों की पहुंच आदि। इसके लिए एक व्यापक दृष्टिकोण और समाधानात्मक रवैये और क्रियान्वयन की जरूरत होगी, जो न केवल शीर्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित हो, बल्कि सामाजिक विज्ञान और मानविकी तथा राष्ट्र के विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय आयामों की गहरी समझ पर भी आधारित हो। इन चुनौतियों का समाधान करने और इनके समाधान खोजने के लिए विभिन्न विषयों में उच्च स्तरीय अंतर विषयक अनुसंधान करने की स्वयं की क्षमता का होना महत्वपूर्ण होगा। स्वयं के शोध करने की क्षमता किसी देश को अत्यधिक आसानी से अन्य देशों से अनुसंधान को आयात करने और उनमें से अनुकूल शोध को अपनाने की योग्य बनता है। 17 का पांचवा बिंदु इसके अतिरिक्त सामाजिक समस्याओं की हल निकालने के लिए मूल्यवान होने के साथ साथ किसी देश की पहचान, उसकी प्रगति, आध्यात्मिक और बौद्धिक संतुष्टि और रचनात्मकता को भी उनके इतिहास, भाषा, कला और संस्कृति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
इसलिए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में नवाचारों के साथ साथ कला और मानविकी के क्षेत्रों में अनुसंधान किसी देश की प्रगति और हेतु अति महत्वपूर्ण है। अध्याय 17 का 6वां बिंदु, भारत में शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान और नवाचार बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से जो उच्चतर शिक्षा से जुड़े हुए हैं। पूरे इतिहास में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों से मिलने वाले साक्ष्यों से पता चलता है कि उच्चतर शिक्षा के स्तर पर सर्वोत्तम शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाएं उस वातावरण में होती हैं जहां अनुसंधान और ज्ञान सृजन की एक मजबूत संस्कृति रही है। इसके साथ ही दुनिया के श्रेष्ठ अनुसंधान बहुविषयी विश्वविद्यालयों में हुए हैं। अध्याय 17 का 7वां बिंदु, भारत में विज्ञान और गणित से लेकर कला, साहित्य, स्वर विज्ञान और भाषा से लेकर चिकित्सा और कृषि तक के विषयों में अनुसंधान और ज्ञान सृजन की एक लंबी ऐतिहासिक परंपरा रही है। अब समय की मांग है कि भारत जल्द से जल्द एक मजबूत और प्रबुद्ध ज्ञान समाज के रूप में अपनी खोई हुई स्थिति को शीघ्र ही पुनः प्राप्त करे और मजबूत और प्रबुद्ध ज्ञान समाज तथा दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में 21वीं सदी में अनुसंधान और नवाचार का नेतृत्व करने के लिए तैयार रहे। अध्याय 17 का 8वां बिंदु, अतः यह नीति भारत में अनुसंधान की गुणवत्ता और उनकी मात्रा को बदलने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण को लागू करती है। नीति में स्कूली शिक्षा में निश्चित बदलाव शामिल है, जैसे सीखने की खोज और खोज आदर्श शैली, वैज्ञानिक पद्धति और तार्किक चिंतन पर बल इनमें शामिल है। छात्र हितों और प्रतिभाओं की पहचान करने के लिए स्कूलों में कैरियर परामर्श, उच्चतर शिक्षा का संस्थागत पुनर्गठन हो जो विश्वविद्यालयों में अनुसंधान को बढ़ावा दे। सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों में बहुविषयी और समग्र शिक्षा पर बल, स्नातक पाठ्यक्रम में अनुसंधान और इंटर्नशिप का समावेश, संकाय कैरियर प्रबंधन प्रणाली को अनुसंधान पर समुचित बल दे, प्रशासनिक और विनियामक परिवर्तन जो शिक्षकों की ओर और संस्थागत स्वायत्तता और नवाचार को प्रोत्साहित करने वाले हों। ऊपर बताए गए सभी पहलू देश में एक शोध मानसिकता को मजबूत करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अध्याय 17 का 9वां बिंदु, इन प्रमुख तथ्यों पर सहक्रियात्मक तरीके से कार्य करने के लिए यह नीति एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना को प्रस्तावित करती है, जिससे राष्ट्र के गुणवत्ता युक्त अनुसंधान को सही रूप में विकसित और उत्प्रेरित किया जा सके। एनआरएफ का व्यापक लक्ष्य हमारे विश्वविद्यालयों के माध्यम से शोध की संस्कृति को सक्षम बनाना होगा। विशेष रूप से एनआरएफ योग्यता आधारित एवं पीयर रिव्यू पर आधारित शोध निधि का एक विश्वसनीय आधार प्रदान करेगा, जो उत्कृष्ट शोध के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन के माध्यम से देश में अनुसंधान की संस्कृति विकसित करने में मदद करेगा। राज्य विश्वविद्यालयों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में अनुसंधान को स्थापित करने के साथ इन्हें विकसित करने का कार्य करेगा, जहां अनुसंधान संभावनाएं वर्तमान में सीमित हैं। एनआरएफ प्रतिस्पर्धात्मक रूप से सभी बहुविषयकों में अनुसंधान को फंड देगा। सफल अनुसंधानों को मान्यता दी जाएगी और प्रासंगिक सरकारी एजेंसियों के साथ साथ उद्योग और निजी अथवा परोपकारी संगठनों के साथ घनिष्ठ संबंधों के माध्यम से इसे कार्यान्वित किया जाएगा। अध्याय 17 का 10वां बिंदु, ऐसे संस्थान जो वर्तमान में किसी स्तर पर अनुसंधान को निधि प्रदान करते हैं, जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, परमाणु ऊर्जा विभाग DAE एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट, जैव प्रौद्योगिकी विकास DBT डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, इंडियन आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
MR, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, ICHR और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के साथ साथ विभिन्न निजी और परोपकारी संगठनों में से वे अपनी प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से निधिगत अनुसंधान जारी रखेंगे। हालांकि NRF सघन रूप से अन्य फंडिंग एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करेगा और विज्ञान, इंजीनियरिंग और अन्य सक्षम अकादमियों के साथ काम करेगा। इसके साथ ही इससे जुड़े अपेक्षित उद्देश्यों और प्रयासों में तालमेल और दोहराव की कमी को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। NRF स्वतंत्र रूप से सरकार के एक रोटेटिंग बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा शासित होगा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की बहुत ही बेहतरीन शोधकर्ता और आविष्कारकर्ता होंगे। अध्याय 17 का 11वां बिंदु, NRF की प्राथमिक गतिविधियां इस प्रकार होंगी। पहली गतिविधि, सभी प्रकार की और विभिन्न विषयों में प्रतिस्पर्धी और पीयर रिव्यू के किए गए शोध प्रस्तावों के लिए फंड देना। दूसरा, शिक्षा संस्थानों में, विशेषतः विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में जहां अभी अनुसंधान शैशवावस्था में है, इन संस्थानों को परामर्श प्रदान करके अनुसंधान शुरू करना, विकसित करना और उसके लिए सुविधा देना। NRF का तीसरी गतिविधि होगी शोधार्थियों और सरकार की संबंधित शाखाओं तथा उद्योगों के बीच संपर्क बनाने और समन्वय का काम करना, जिससे शोधार्थियों को लगातार अति तात्कालिक राष्ट्रीय अनुसंधान मुद्दों के बारे में बताया जा सके और जिससे वे नवीनतम सफलताओं के प्रति जागरूक रहें। नीति निर्माता भी अनुसंधान के क्षेत्र इससे इन सफलताओं को सर्वश्रेष्ठ तरीके से नीति अथवा और उसके क्रियान्वयन में दर्ज किया जा सके। चौथा, उत्कृष्ट अनुसंधान और उनकी प्रकृति को पहचानना। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर करिए। यदि कुछ कमी लगी हो तो कमेंट करिए और NEP को पूरा समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।